बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक पेचीदा नफ्सियाती बीमारी है। इसकी जो मेन काज है वो है इंसान के मूड का बदल जाना, बगैर किसी रूटीन के, बगैर किसी वजह के, यानी कि कभी खुशी और कभी गम। ये इंसान की सोच, उसके फैसले, उसकी नींद और उसकी जो दिमागी तवानाई है उसको बहुत डिस्टर्ब करती है। इसमें खुशी और गम की कोई लिमिट्स नहीं है, यानी कि अगर वो ज़ाहिरी तौर पर खुश नजर आ रहा है तो वो हद से ज्यादा खुश नजर आ रहा है, यानी कि ओवर एक्साइटेड। और अगर वो डिप्रेसिव है तो वो हद से ज्यादा ही डिप्रेसिव है, यानी कि अनलिमिटेड जिसे कहते हैं, और बगैर किसी वजह के। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान के जो मूड का जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसकी तरतीब नहीं है, यानी एक लम्हे में वो इतना बाजार खुश नजर आ रहा होता है कि वो ओवर एक्साइटेड है, वो अनलिमिटेड खुश नजर आ रहा है। और अगर उससे पूछा जाए कि वो खुश क्यों है तो उसके पास इसका जवाब नहीं है। अगर वो डिप्रेसिव है तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव है, अगर उससे पूछा जाए कि वो डिप्रेस क्यों है तो उसके पास भी उसका जवाब नहीं होता। यानी कि बगैर किसी रीजन के, विदाउट एनी रीजन, वो खुश भी है और गमगीन भी है। ऐसी सिचुएशन में अगर एक शख्स जो है वो इंतहाई पुरजोश, इंतहाई ताकतवर और इंतहाई खुशी महसूस कर रहा होता है तो उसे मैनिया या हाइपोमैनिया कहते हैं। और दूसरी तरफ विदाउट एनी रीजन वो बहुत ज्यादा परेशान, थका हुआ, जहनी दबाव महसूस कर रहा होता है, बहुत ही उदास होता है, बहुत ही गमगीन होता है, तो उसे डिप्रेसिव कहते हैं। ये दोनों जो कैफियत हैं, यानी कि खुशी और गम वाली, इसमें तरतीब नहीं है। बाद का तो वो एक लॉन्ग टर्म में उदास रहना शुरू कर देता है और बाद का तो वो एक लॉन्ग टर्म में वो विदाउट एनी रीजन बहुत खुशी महसूस करता है। अगर उसे पूछा जाए कि वो खुश क्यों है तो उसके पास उसका जवाब नहीं है। मैनिक एपिसोड में वो फजूल खर्ची करता है, बेतरतीब फैसले करता है, ऐसे ही अपने आप को खुशी महसूस करता है विदाउट एनी रीजन, बहुत पुरजोश महसूस करता है अपने आप को। ख्याली तौर पर वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करता है कि जैसे वो बहुत नायाब किस्म का इंसान है और उसके पास एक ऐसी ताकत है, एक उसके पास एक ऐसा इल्म है, या वो इतना खुशनसीब है कि उसके मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। इसके अपोजिट हाइपोमेनिया में वो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है, उदास, गमगीन और बहुत ज्यादा परेशान रहता है विदाउट एनी रीजन। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर्स जो हैं उसमें मूड की जो तब्दीलियां हैं वो निस्बतन थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन उसकी जो मुद्दत है वो उसका तयन नहीं है। वो लॉन्ग टर्म में भी हो सकती हैं और तकरीबन मिडल सी टर्म में भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो वक़्त है, उसकी जो मुद्दत है उसका तयन नहीं है कि ये कितनी देर तक इसका जो ड्यूरेशन है वो चल सकता है। बाद बात ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, यानी कि ये जीनियाती बीमारी भी हो सकती है कि अगर आबाओ अजदाद में या खानदान के किसी अफराद को ये मर्ज लाहक है तो वो जेनेटिकली तौर पर भी ट्रांसफर हो सकती है। दिमाग में मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें कुछ जो कीमियाई तब्दीलियां जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। इनमें डोपामाइन और सेरोटोनिन जो सैर फरिश्त है, इसका जो तवाज़ुन है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी जो चेंजिंग्स हैं वो इंसान के अंदर नमूदार होना शुरू हो जाती है, यानी वो बेरब्तगी आ जाती है। अजीब सी किस्म की वो गुफ्तगू करता है और उसके जो गुफ्तगू होती है उसका कोई भी किसी किस्म का उसका टॉपिक नहीं होता, कोई नुमान नहीं होता, वो मुसलसल बोलता रहता है, यानी कि फजूल बोलता रहता है। ऐसी अगर वो एक टॉपिक पे बात खत्म करता है तो वो दूसरे टॉपिक पे शुरू हो जाता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि ये आप गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं, आखिर इसकी रीजन क्या है, तो उसके बाद इसका जवाब नहीं होता। स्लीप डेप्रीवेशन जो है वो मैनिया का जो पेशेंट है उसकी जो मर्ज है उसको उसकी शिद्दत में इजाफा कर सकती है। यानी कि एक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो बहुत पुरजोश होता है, एक्साइटेड होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि वो उसको नींद क्यों नहीं आ रही, यानी कि वो 48 घंटे, 24 घंटे, 72 घंटे जागने के बाद भी सिर्फ 2-3 घंटे सोता है, लेकिन उसको ये एहसास ही नहीं रहता कि उसको नींद नहीं आ रही या वो नींद महसूस नहीं कर रहा होता। इसकी अपोजिट जो डिप्रेसिव कंडीशन है उसमें वो शख्स कोशिश करता है कि उसे नींद आ जाए, वो सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती।
कुछ ऐसी ड्रग्स हैं यानी मेथाफेटामिन और इसके अलावा जो दूसरी मंशियात हैं वो इस मर्ज को बढ़ा सकती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका इलीगल इस्तेमाल भी इस मर्ज को बढ़ा देता है, यानी कि मेथाफेटामिन हो गया, ओपीएम हो गई या कोई ऐसी चीजें हो गई जो मंशियात के रिलेटेड हैं, वो इस मर्ज को कम करने की बजाय बढ़ा देती है। बाद का जो ड्रग्स है यानी कि जो नशा है वो इंसान के फिजिकली तौर पर डैमेज नहीं करता, बल्कि वो उसको दिमागी तौर पर भी उसका जो निजाम है उसको मफलूज कर देता है, बहुत उसको डिस्टर्ब करता है, बहुत मुतासर करता है उसको। बाद का इनलीगल ड्रग्स जो है वो सिर्फ फिजिकली तौर पर ही नहीं इंसान को डैमेज करती, बल्कि उसको मेंटली तौर पर उसका जो दिमाग की जो निज़ाम है, उसकी जो सलाहियतें हैं उसको तबाह कर देती हैं। यानी कि उसमें फैसला करने की जो उसमें जो एबिलिटी होती है, सोचने की जो एबिलिटी होती है, उसको बहुत मुतासर करती है। जब कोई शख्स मैनिक फेज में होता है तो वो बहुत ओवर एक्साइटेड होता है, यानी वो गैर मामूली खुशी महसूस करना शुरू कर देता है, अपने आप को गैर मामूली जो सलाहियतें हैं उनका मालिक समझने लगता है, यानी कि ओवर एक्साइटेड होता है, बहुत ही पुरजोश नजर आता है, बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि वो इतना खुश क्यों है, तो उसके पास इसके सवाल का जवाब नहीं होता। सिर्फ चंद घंटे सोने के बाद वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करता है, यानी कि अगर वो 48 घंटों में सिर्फ 2-4 घंटे भी सोता है तो वो ऐसे महसूस करता है कि जैसे वो बहुत फ्रेश है, उसको नींद की जरूरत ही नहीं है। उसकी गुफ्तगू इतनी तेज होती है, यानी कि इतनी बेरब्तगी होती है उसमें कि वो एक बात को खत्म करता है, आगे दूसरी गुफ्तगू शुरू कर देता है। यानी कि इतनी रफ वो गुफ्तगू करता है, फजूल गुफ्तगू करता है कि सुनने वाला शख्स उससे बिल्कुल सही अंदाजा लगाता है कि इसको कोई मेंटली तौर पर इसको कोई मसाइल हैं, इसको कोई ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से ये मसलसल गुफ्तगू कर रहा है। मैनिक फेज का शिकार शख्स जो है वो बार बार कहीं शॉपिंग करने जाता है, किसी चीज को खरीदने जाता है, तो वो फजूल खर्ची बहुत करता है, यानी कि ऐसी 2-4 चीजें वो वहां से खरीद लेता है जिसकी जरूरत भी नहीं होती। या एग्जाम्पल के तौर पे वो अगर कहीं से गुजर रहा है तो उसकी अचानक नजर पड़ती है किसी चीज पर, तो उसको वो पसंद आ जाती है, लेकिन वो उसके इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, तो फिर भी वो उसको खरीदना चाहता है, उसको खरीद लेता है। इसके अलावा वो गैर जरूरी फंडिंग बहुत करता है, यानी कि अगर किसी की खिदमत करनी हो, किसी को सदका या खैरात करनी हो, तो वो लिमिट से ज्यादा करना शुरू कर देता है, यानी अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा वो वहां पर उसको खर्च करना शुरू कर देता है। इसके अलावा किसी शख्स को उसने कोई पैसे क्रेडिट के तौर पे, उधार के तौर पे देने हैं, तो वो बगैर किसी सोचे समझे वो उसको फॉरवर्ड कर देता है, बगैर किसी प्रॉमिस के, बगैर किसी मुआहदे के वो उसको ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा वो अगर ड्राइविंग करता है तो बहुत गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग होती है, यानी अगर वो बाइक चलाता है या कार चलाता है तो वो ऐसे बिला वजह इतना एक्साइटेड होता है कि उसको ये महसूस नहीं होता कि वो कितनी रफ्तार से उसकी ड्राइविंग कर रहा है या वो किधर जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो किसी फंक्शन पे जा रहा है या घर जा रहा है, तो रास्ते में जाते ही उसके दिमाग में कोई ऐसी खुशी से ऐसी बात आती है वो कि वो सोचता है कि मैं इस सफर को मजीद तवील करूं, यानी कि वो अगर वो तकरीबन 10 मिनट में उसने घर पहुंचना है, दफ्तर जाना है, तो वो ऐसे महसूस करता है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं थोड़ा सा इसको एंजॉय के तौर पर ड्राइविंग को करूं। तो वो कई ऐसे जो रास्ते होते हैं वहां पर वो उस गाड़ी को या मोटरसाइकिल को चलाना शुरू कर देता है, और ये बहुत ही बाकायदा खतरनाक किस्म की वो रफ्तार से ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। मैनिया फेज का जो शिकार शख्स होता है उसमें हेलुसिनेशंस और डेलूशंस और साइकोसिस भी पैदा हो सकती हैं। वो ऐसी चीजें महसूस करता है या देखता है या सुनता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, यानी कि वो रियल में नहीं होती। अच्छा, ये तो हो गया मैनिया का जो पेशेंट है जो बिला वजह खुशी महसूस करता है और ओवर एक्साइटेड रहता है। अब आते हैं कि डिप्रेसिव की तरफ। जो डिप्रेसिव एपिसोड का जो शख्स है उसमें क्या क्या तब्दीलियां नमूदार होती हैं। हर वक्त वो डिसअपॉइंटेड रहता है, नाउमीद रहता है, परेशान रहता है, सैडनेस, लोनलीनेस, और बहुत अपने आप को तनहा महसूस करता है और बहुत शदीद किस्म का जहनी दबाव महसूस करता है। इसके अलावा कुछ जो उसके फेवरेट जो काम हैं, पसंदीदा काम हैं, मशगलें हैं, हॉबीज हैं, वो उनमें भी दिलचस्पी लेना खत्म कर देता है, यानी कि अनइंटरेस्टेड होना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे से जो काम है उसमें भी उसको बहुत ज्यादा
डिफिकल्टीज आती हैं, यानी कि बहुत मुश्किलात नजर आती हैं उसको करने में। इसके अलावा डिप्रेसिव का जो शिकार शख्स होता है वो या तो बहुत ज्यादा ही नींद लेना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा सोता है, या बहुत कम सोता है, और या तो वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है या बहुत कम खाना शुरू कर देता है। यानी कि इसकी जो इक्वलेंसी नहीं रहती, वो उसकी तरतीब खत्म हो जाती है उसकी लाइफ में। डिप्रेसिव को हम यूं कह लें कि ये एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान की जो सलाहियतें होती हैं, उसमें जो कैपेबिलिटी होती है, उसमें जो एबिलिटी होती है, वो उसको भूल जाता है। बाइपोलर का जो शिकार है उस शख्स को कुछ नुकसानात जो हैं वो भी अफोर्ड करने पड़ते हैं, यानी कि उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि उसकी जो जॉब है वो भी स्किप हो सकती है, उसकी जो तलीम है उसमें भी मसाइल आ सकते हैं, उसको भी वो बाद का एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि उसको स्किप करना पड़ता है। इसके अलावा अगर वो शादीशुदा है तो उसकी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात, कुछ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर वो शादीशुदा है तो उसे अज़वाजी तौर पर कुछ मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा उसके जो समाजी तल्लुकात हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि यूँ कह लें कि बाइपोलर जो बीमारी है वो सिर्फ एक शख्स को मुतासर नहीं करती, बल्कि उसके आसपास जो मुआशरा है जिसके साथ वो जुड़ा होता है, जिसके साथ उसके कनेक्शंस होते हैं, यानी उसकी जो फैमिली मैटर्स होते हैं, समाजी जो उसके तल्लुकात होते हैं, लोगों के साथ उनके जो एक क्राउड बना होता है, उसको भी बहुत ज्यादा मुतासर करता है। इसकी डायग्नोज कैसे होती है, यानी इसमें माहिर नफ्सियात या साइकाइट्रिस्ट जो है या साइकोलॉजिस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इसका जायजा लेता है, यानी कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखता है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसकी जो फैमिली है, उसकी जो गैदरिंग है, वो तमाम चीज़ों का जायजा लेता है। उसकी सोच, उसके रवैया और उसके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसकी जो गुफ्तगू है, इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करने के बाद डायग्नोज किया जाता है। बाइपोलर डिजीज की जो डायग्नोज है उसके बाद जो साइकाइट्रिस्ट है वो बाइपोलर बीमारी का जो शिकार शख्स है उसकी मेडिकेशन करता है। अच्छा, इसका जो एक दूसरा इलाज है वो है साइकोथेरापी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। बाइपोलर के पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है उसमें भी ये सैर फहरिस्त है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी में जो बाइपोलर बीमारी का शिकार शख्स है उसके रवैये, उसके ख्यालात, उसकी सोच, उसको मनफी से मुस्बत की तरफ ले जाया जाता है, यानी कि जो नेगेटिविटी है उसके दिमाग में, जो नेगेटिव मनफी पैगाम जाते हैं उसके दिमाग को, उसको पॉजिटिव करने की कोशिश की जाती है। जो पेशेंट होता है और उसकी फैमिली होती है उसको अवेयरनेस दी जाती है कि ये बाइपोलर मर्ज क्या है और इसकी जो डायग्नोज क्या है और इसकी जो अलामात हैं और इसके जो इलाज का तरीकाकार है बाकायदा उसकी कंसल्टेंसी की जाती है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में जो बाइपोलर बीमारी का जो शिकार शख्स होता है उसको 7 से 9 घंटे उसका सोना बहुत जरूरी है, उसकी जो ग़िज़ा है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और साथ साथ सुबह और शाम तकरीबन आधा घंटा जो वॉक है वो भी बहुत जरूरी है। और इसमें इसके साथ साथ उसमें एनवायरनमेंट का बहुत अमल दखल है। आप कोशिश करें उसको सरसब्ज़ शदाब जो ग्राउंड्स हैं या दरख्त वगैरह हैं या पौधे वगैरह हैं, आप उनका विजिट करवाएं, उन मकामात पर कोशिश करें कि उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए उसको लेके जाएं। इसके अलावा कोशिश करें उसको मंशियात से दूर रखा जाए और अच्छे दोस्तों की जो सोबत है, जो सोसाइटी है, उसको ज्वाइन करवाया जाए। बाइपोलर जो बीमारी है ये काबिल इलाज है और इसका बहुत इजी ट्रीटमेंट है। इसमें कंसल्टेंसी, फैमिली सपोर्ट और जो अच्छे दोस्तों की जो सोबत है वो इसमें मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। और आखिर पर मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें वो जो बाइपोलर का शिकार शख्स है वो बावजू रहे, सारा दिन 24 आवर कोशिश करे वो वजू में रहे और अपनी ग़िज़ा जो है उसकी एक तरतीब लगाए। इसके अलावा सुबह शाम वॉक करे और जिसे कहते हैं कि वो छोटे छोटे गोल्स करें, यानी आप उसकी स्पीच थेरापी करें, आप उसकी कंसल्टेंसी करें, आप उसकी साइकोथेरापी करें कि वो जो मुस्बत काम है उनको करना शुरू करें, यानी कि एनवायरनमेंट, फैमिली सपोर्ट और इसके अलावा उसकी जो न्यूट्रिशन, उसकी डाइट है और उसके जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू करने का अंदाज है और रहने सहने का अंदाज है,
उसमें वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको टोटली चेंज करना शुरू करें। और ये इसमें छोटे-छोटे गोल्स करें, यानी कि वो थोड़े से शुरू करें। यानी कि वो आस्ता-आस्ता इन चीज़ों पर क्लिक करना शुरू करेगा तो वो यकीनन वो इस ये जो बाइपोलर की जो बीमारी है वो उससे उसकी जान छूट जाएगी और मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।